आज हम एग्जाम्पलर एनसीईआरटी फिजिक्स बुक से ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट से कुछ क्वेश्चंस करें। पहला क्वेश्चन हम 11.13 ले रहे हैं। ये आपका रहा 11.13। ए पार्टिकल मूव्स इन ए क्लोज्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट इज क्लोज्ड अराउंड द ओरिजिन। कुछ ऐसी बात रही होगी। ऑर्बिट क्लोज्ड है आपकी, ओपन नहीं है। हालांकि सर्कुलर है, ये नहीं दिया हुआ, लेकिन क्लोज्ड ऑर्बिट है ओरिजिन के अराउंड। ड्यू टू ए फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन। तो जो फोर्स ओरिजिन की तरफ डायरेक्टेड होता है, जैसे आप यहां देख लें, यहां ओरिजिन है और कभी भी पार्टिकल को ओरिजिन की तरफ ही लेके जाना है। पार्टिकल अगर आपकी डिस्प्लेस इधर हो रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, लेकिन फोर्स उस पर लगेगा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अगर पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ डिस्प्लेस हो रही है, ओरिजिन पर जाने के लिए उस पर फोर्स लगेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट के और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फोर्स लगेगा, इसलिए फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एसएचएम में आपने देखा होगा इस तरह के फोर्सेस। एंड वेयर the de Broglie wavelength of the particle varies cyclically between two values lambda 1 and lambda 2. साइक्लिकली ये वेवलेंथ वैरी कर रहा है, एक साइकिल में एक वेवलेंथ, दूसरे साइकिल में दूसरे वेवलेंथ, और ऐसा है कि lambda 1 is greater than lambda 2. Now which of the following option is true? पहला है the particle could be moving in a circular orbit. सेकेंड ऑप्शन है द पार्टिकल कुड बी मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तीसरा ऑप्शन है व्हेन द ब्रोई वेवलेंथ इज लैम्डा 1 द पार्टिकल इज नियरर टू द ओरिजिन। चौथा ऑप्शन है व्हेन द de Broglie wavelength is lambda 2 the particle is nearer to the origin। इसी सारे ऑप्शंस में हमें राइट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो पहला जो चीज हम यहां नोटिस करेंगे, पाथ इज क्लोज्ड। नाउ कितने तरह के पाथ हो सकते हैं, हमारे ऑर्बिट हो सकते हैं। कोनिक सेक्शन में हम देखेंगे हमारे पास हाइपरबोला है, लेकिन हाइपरबोला का माउथ ऐसे ओपन होता है, दिस इज नॉट क्लोज्ड पाथ। वैसे ही कई पैराबोला ओपन पाथ के होते हैं। तो हाइपरबोला और पैराबोला तो यही कैंसिल हो गया बिकॉज द पार्टिकल इज गोइंग अलोंग क्लोज्ड ऑर्बिट। अब आपका रहता है इलिप्स और सर्कल। तो इलिप्स की क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपके इलिप्स का इक्वेशन है। और इलिप्स के ही और इसी में a शुड बी ग्रेटर देन b, तो ये इलिप्स के होने का कंडीशन है। लेकिन इसी का एक स्पेशल केस अगर आप ले लें, जब आप कर दे a इज इक्वल टू b एंड दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट r, अगर ये आप ये कंडीशन लेते हैं तो ये सर्किल बन जाएगा इलिप्स आपका। देखो कैसे पुट हम कर ले में एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एन इक्वेशन फॉर सर्कल। लेकिन ये सर्कल कब बनेगा, जब ए और बी को किसी एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होना होगा। तो हम अब देख लें कि क्या ए और बी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है। यहां क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि lambda 1 इज नॉट इक्वल टू lambda 2। थोड़ा सा यहां संशय है, लग रहा है कि भाई ए और बी बराबर शायद ना हो। तो लेट अस वेरीफाई ऑल दिस थिंग्स। सपोज करिए कि कोई इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा हुआ है, इस पे फोर्स सेंटर की ओर लग रहा हो। पहली एक ये शर्त है, ये वाली फोर्स लग रही हो। और ये फोर्स कैसी है, जब ये डिस्प्लेसमेंट सेंटर से दूर होगा, ये फोर्स उसको सेंटर की तरफ ले आएगा।
जब डिस्प्लेसमेंट सेंटर से निगेटिव डायरेक्शन में दूर होगा, ये फोर्स उसको वापस सेंटर की तरफ लाएगा। तो इस तरह का कुछ फोर्स है। ऐसा लगता है कि कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन काइंड का यहाँ पे कुछ होने जा रहा है। तो ये तो एक बात हो गई। वहीं डी ब्रोई वेवलेंथ एंड डी ब्रोई वेव। डी ब्रोई साहब ने बताया कि मैटर हालांकि मैटर है, पार्टिकल है, इसके मोमेंटम है, इसके मास है, लेकिन इसकी भी अपनी कोई वेव है। तो वो वेव कैसी होगी? वो वेव हो सकता है कि ऐसी हो। अब हम यहां देखेंगे, हम यहां क्या करते हैं कि दो कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। ये आपका y कोऑर्डिनेट हो गया, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। और सपोज करो कि एट एनी मोमेंट पार्टिकल इज एट दिस पोजीशन। इसके x कोऑर्डिनेट क्या हो गए? a मान लीजिए। y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? इसको b मान लें। तो ये x कोऑर्डिनेट जो है a है, और ये आप देखिए x कोऑर्डिनेट और वेवलेंथ में कुछ तो रिलेशनशिप है। मीन्स वेवलेंथ lambda 1 is somehow related to a, this constant a, क्योंकि ये टोटल जो दूरी है इसी को हम कहते हैं वेवलेंथ, और इसी का एक हिस्सा है a, तो a आपके वेवलेंथ से रिलेटेड होगा। लेकिन वही हम देख रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट की तरफ ये वेव का फॉर्मेशन है और वेवलेंथ है। क्या y कोऑर्डिनेट की तरफ b जिधर हमने लिया है, इधर भी क्या वेव है? तो आप एक चीज यहां नोटिस कर लें। नोटिस ये कर लें कि जब पार्टिकल मूव करता है, यहां से कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट भी पहले बढ़ता है। यहां जब पार्टिकल आई, बढ़ के इतना हो गया, फिर पार्टिकल जब इधर जाने लगी तो x कोऑर्डिनेट छोटा हो गया। x एक्सिस की तरफ टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, लेकिन फिर वही आप नोटिस करेंगे कि इसका y कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है। यहां आ गया, y कोऑर्डिनेट चेंज कर गया और y कोऑर्डिनेट भी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो अगर इधर टू एंड फ्रो मोशन है, इधर वेवलेंथ lambda 1 है, तो हम एक वेवलेंथ lambda 2 y एक्सिस की तरफ ले सकते हैं, विच विल बी रिलेटेड टू b। And it is given that your lambda 1 is greater than lambda 2, it suggests that A will be greater than B. तो जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे, अगर बराबर होते तब तो ये सर्किल हो जाता, but these two are not equal and A is greater than B, तो हम कह सकते हैं कि the equation is equation of an ellipse. Ellipse हो गई। अब हम यहाँ देखें कि एक और क्वेश्चन है। डी ब्रोई वेवलेंथ जो lambda 1 है, वो अगर वेवलेंथ होगा, द पार्टिकल इज नियरर टू द ओरिजिन, तो lambda 1 इज ग्रेटर देन lambda 2, और ये पूरा वेवलेंथ है। कहां से कहां तक आपके वेवलेंथ है? ये दूरी, ये वेवलेंथ है। ठीक है, तो ये जो कि अगर x एक्सिस की तरफ अगर हम lambda 1 लिए हैं, तो lambda 1 बड़ा है, यानी कि a बड़ा है। a बड़ा है यानी कि पार्टिकल की दूरी x एक्सिस से बड़ी है। पार्टिकल की दूरी आपकी यहां पे पार्टिकल है, तो अगर lambda 1 बड़ा है जिससे a बड़ा है और ये बड़ा है a, तो a की दूरी ओरिजिन से दूर है। तो lambda 1 जब बड़ा होगा तो पार्टिकल ओरिजिन से दूर होगा। और वहीं when de Broglie wavelength is lambda 2, the particle is nearer to the origin. ये D ऑप्शन। Question number 11.14. A proton and an alpha particle are accelerated using the same potential difference. Potential difference is same. How are the de Broglie wavelength lambda of proton and lambda of alpha particle related to each other? तो हमें मालूम है both are particles, then as per de Broglie
equation, we know that lambda is equal to h by p. Now for proton and for alpha particle, both are particles, तो हम ये equation use कर सकते हैं. हम ये equation use कर सकते हैं. तो अब जैसा हम जो momentum P है, इसको हम एनर्जी के फॉर्म में चेंज करें और फिर एनर्जी को पोटेंशियल के फॉर्म में चेंज करें. हमें मालूम है कि मोमेंटम P इज इक्वल टू √2m/ke. कैसे मालूम है? तो काइनेटिक एनर्जी को जब हाफ mv² करेंगे, मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड करेंगे, तो m²v² हमारे पास आता है. mv मतलब मोमेंटम और स्क्वायर ऑफ दैट, मतलब p² इज इक्वल टू, इधर जो डिनोमिनेटर में 2m है उसको हम काइनेटिक एनर्जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाता है. नाउ दूसरी बात हमारे पास एक ये भी है कि हमें मालूम है कि पोटेंशियल V is equal to work done per unit charge and energy is capacity to do work. तो वर्क के बजाय हम एनर्जी लिख सकते हैं. It implies that energy is equal to potential V into Q. तो यहाँ जो हमारी एनर्जी आई है उसको हम पोटेंशियल इंटू चार्ज से रिप्लेस कर सकते हैं. तो इधर देखिए रेड कलर में हमारा लिखा हुआ है लेमडा. ये आपका क्या हो गया? ये अगर हमने प्रोटॉन का मास लिया हुआ है इस इक्वेशन में, प्रोटॉन की हमने चार्ज ले रखी है, तो ये वेवलेंथ हो गया प्रोटॉन का. सिमिलरली ये वाला जो हो गया ना, ये आपका वेवलेंथ हो गया अल्फा पार्टिकल का. नाउ हमें इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है. तो इक्वेशन 1 और 2 को हम सिंपली डिवाइड करके देखें. यहाँ अगर आपका इक्वेशन 1 मान लें और ये आपका 2 हो गया, देयरफॉर lambda of P by lambda of alpha particle is equal to h by √2 mass of proton, potential is the same, into charge of proton. और इसको जब हम डिवाइड करेंगे इस क्वांटिटी से तो ये जस्ट इन्वर्ट हो जाएगा. तो क्या आपका हो गया √2 into mass of alpha particle potential into charge of alpha particle और divided by h. तो h तो कैंसिल हो गया. थोड़ा स्पेस बना लूं. तो आप क्या देखते हैं कि लेमडा ऑफ वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन बाय वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू, टेकिंग द रूट कॉमन, 2 into मास ऑफ अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल का मास नंबर हमें मालूम है 4. हीलियम न्यूक्लियस का ये अल्फा पार्टिकल को हीलियम न्यूक्लियस हम लोग कहते हैं. उसका चार्ज है 2 चार्ज ऑन प्रोटॉन और मास हो जाता है 4. तो ये 4 हो गया. फिर आपका ये पोटेंशियल तो सेम है, पोटेंशियल सेम लिख दें. चार्ज कितना है इसका? 2 है, जस्ट हमने डिस्कस किया, डिवाइडेड बाय 2 into मास ऑफ प्रोटॉन. प्रोटॉन का मास एटॉमिक मास 1 है और उस पर पोटेंशियल सेम है एज पर क्वेश्चन, और उसका चार्ज 1 है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि दिस कम्स इक्वल टू √8/1. So this comes equal to √8 divided by 1. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यही है आपका √8. सो इसी तरह से एक और क्वेश्चन. In the explanation of photoelectric effect, question number 11.15, we assume one photon of frequency nu collides with an electron and transfers its energy. This leads to the equation for the maximum energy. ये हमारा एनर्जी का इक्वेशन है, एनर्जी मैक्सिमम जो ट्रांसफर हुआ है.
तो कितने के बराबर है? अगर ये एक फोटोन की एनर्जी है, एक फोटोन जो एनर्जी दिया, तो उससे इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी लेता है उसे कहते हैं हम वर्क फंक्शन। तो कहाँ से वो एनर्जी आई? जो फोटोन एनर्जी दे रहा है उसका एक हिस्सा बाहर निकलने के लिए, और बाहर निकल के अगर मोशन में है, तो मोशन में है तो उसका जो एनर्जी है, एनर्जी ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, वो तो है ही है। तो यही एनर्जी हम लिख देते हैं। अब इसको मैक्स लिखिए, तो ये आपका क्या हो गया? एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो वही ये इक्वेशन है आपका of the metal, work function of the metal. If an electron absorbs 2 photon, each has frequency nu, what will be the maximum energy for the emitted electron now? अब वो 2 photons अगर एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है, तो एक फोटोन की एनर्जी है h न्यू, 2 फोटोन की एनर्जी होगी 2h न्यू। तो आपका इक्वेशन बन जाना चाहिए E max is equal to 2h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। यहां पे 2 लगा दें आप, क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी h न्यू, 2 फोटोन की एनर्जी 2h न्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, why is this fact 2 photon absorption not taken into consideration in our discussion of the stopping potential? It is because probability of consuming of photons by any one electron is only one photon. आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है मोस्टली एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए उसमें एक फोटोन की एनर्जी ही हम यूज करते हैं h न्यू। उसी तरह से 11.16 हम देखें, there are materials which absorb photons of shorter wavelength and emits photon of longer wavelengths. Can there be stable substances which absorb photon of larger wavelength and emit light of shorter wavelength? देखिए यहाँ पे एनर्जी आपकी जो है hc by lambda, ऐसे lambda वेवलेंथ और एनर्जी ऐसे रिलेटेड है। लार्जर वेवलेंथ मीन्स स्मॉल एनर्जी। आप इसको ऐसे समझ लें कि आप कुछ वाटर अगर हीट कर रहे हैं स्टोव पे रख के, और एनर्जी उसने कम एब्जॉर्ब किया। कब कम एब्जॉर्ब किया? जब वेवलेंथ ज्यादा है, एनर्जी कम एब्जॉर्ब किया, और जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया उसे ज्यादा एनर्जी निकाल रहा है। दिस इज नॉट पॉसिबल। जब वेवलेंथ छोटा होगा, एनर्जी ज्यादा होगी, तो ज्यादा एनर्जी आपने दे रखा है, तो उसमें से जो फिर एनर्जी निकलेगी केटल में से, उससे कम एनर्जी निकलनी चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ज्यादा एनर्जी आप दोगे तो कम एनर्जी निकलेगी, यानी कि छोटा वेवलेंथ दोगे तो बड़ा वेवलेंथ का रेडिएशन निकलना चाहिए। तो ये जो पूछा जा रहा है, कैन देयर बी स्टेबल सब्सटेंसेस which absorb photon of larger wavelength and emit shorter wavelength? This is not possible. Shorter wavelength means ज्यादा एनर्जी। आप ज्यादा एनर्जी देंगे तो कम एनर्जी इमिट कर सकता है, लेकिन कम एनर्जी दे करके ज्यादा एनर्जी इमिट आप नहीं करा सकते। तो इट इज नॉट पॉसिबल। उसी तरह से 11.17 देख लें। Do all the electrons that absorb a photon come out as photoelectrons? No. There are so many electrons in a metal, and many of them absorb energy. But that energy, if is not sufficient to leave the surface of metal, means if it is not equal to work function, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, उसके ऑसिलेशंस में चेंजेज आ जाएंगे, और वो एनर्जी ड्यू टू ऑसिलेशन हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से 11.18 हम लोग जरा डिस्कस करें। देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ लाइट, ईच इमिटिंग विथ ए पावर ऑफ 100 वाट। दोनों सोर्स में 100 वाट है। वन इमिट्स एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 1 नैनोमीटर एंड अदर visible light
at 500 nanometer. यहाँ पावर सेम है, वेवलेंथ डिफरेंट है. Find the ratio of number of photons of X-ray to the photons of visible light. Okay. रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें पता करने हैं एक्सरे के और विजिबल लाइट के. सो व्हाट इज पावर? पावर मीन्स इंटेंसिटी से रिलेटेड है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और पावर इज इक्वल टू सेम है. पावर हमने सेम ले लिया और ये है आपका कितना, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. ठीक है, तो ये दोनों सेम है. अब हम जरा सा देखें कि एनर्जी क्या होती है. एनर्जी आपकी होती है, इसका क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है. ठीक है, तो हम एनर्जी को वेवलेंथ के टर्म में चेंज करते हैं, hc/λ. और एनर्जी कितने फोटोन की, दिस इज एनर्जी ऑफ 1 फोटोन. सो इफ देयर आर n1 फोटोन या nx फोटोन फॉर योर एक्सरे, तो टोटल एनर्जी आपकी हो गई nx hc/λ. एक फोटोन की एनर्जी इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ एक्सरे डिवाइडेड बाय टाइम इंटू एरिया, एंड दिस इज इक्वल टू एच पर according question power is same, so this must be equal to hc/λ, this lambda of x-ray, and this lambda is lambda of light, and number of light photons divided by time into area. तो हम जरा सा टाइम और एरिया को कैंसिल ही करा दें, considering that this is taking place for the same time duration and for the same perpendicular area. तो अब हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पे हम लोग लिख लें, SC और SC कैंसिल हो गया. तो हम ये देख रहे हैं कि nx/λx is equal to number of photons of that light divided by lambda wavelength of that light. So how they are related? They are directly proportional. So you can say that nx by n of light, number of photon of X-ray by number of photon of light, is equal to lambda x by lambda light. तो यहाँ आप देख सकते हैं हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ एक्सरे. ओके, हमें यही निकालना है. तो हमें मैं स्पेस ले लूं. Therefore, nx/nl is equal to lambda x. lambda x आपका दिया हुआ है, एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 1 nanometer divided by wavelength of light, this is given 500 nanometer. So number of photons will vary this way, means it is equal to 1/500. So I conclude today.